हाय, मेरा नाम है CACS विजय सारडा। मैंने CA किया है, मैंने CS किया है, मैंने BCom किया है, मैंने 10th और 12th भी किया है। तो ये सारी चीज़ें, दिस इज़ व्हाट आई हैव अचीव्ड। इट्स बीन अराउंड 11 years आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स एंड 11 साल से एक ही काम है। फाउंडेशन लेवल पे आई टीच इकोनॉमिक्स, एट इंटर लेवल आई टीच डायरेक्ट टैक्सेस एंड एट फाइनल लेवल आई टीच डायरेक्ट टैक्सेस एंड इंटरनेशनल टैक्सेस। बच्चों के प्यार ने विजय से विजू भैया बना दिया एंड थिंग्स गोज ऑन। यस, एक चीज़ का आपको वादा करता हूँ, ये आपके दिन का सबसे फेवरेट लेक्चर रहेगा। इस बात को मैं मतलब लिख के देने को तैयार हूँ, ये आपके दिन का सबसे फेवरेट लेक्चर रहेगा। अब हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, हम कितना पार्ट लेने वाले हैं और आखिर ये CA फाउंडेशन एग्जैक्टली किस तरह से वर्क करता है। दिस इज द फर्स्ट बैच फॉर द पर्पज ऑफ June 24 attempt, which is compulsorily the new syllabus, which is compulsorily मालिक new syllabus, yes or no? तो आप सभी जानते हैं कि June 24 के अंदर में CA फाउंडेशन का पहला बैच आने वाला है, which will be mandatorily new syllabus। अगर आप December 23 दे चुके हैं और आप June 24 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट मैं आपको रफली बता दूं क्या क्या नया आया है, क्या आपको आइडिया है या मैं बता दूं, जल्दी से बताओ, बता दूं थोड़ा बहुत? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। देखिए पहले क्या था और अभी क्या है, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। टिल December 23 आपको ओल्ड सिलेबस एप्लीकेबल है एंड फ्रॉम June 24 मैंडेटरीली यू विल बी इनटू न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस के अंदर में CA करना थोड़ा सा ज्यादा आसान हो गया है। पूछो कैसे? अरे प्यार से पूछो ना कैसे। सर वो 3 तरीके से। पहला, जहां पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पुराने सिलेबस में ज्यादा थे, न्यू सिलेबस में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम थे। लेट मी फर्स्ट टेल यू द होल कैलकुलेशन। अगर हम बात करें ओल्ड सिलेबस की तो पहले इसका नाम था फाउंडेशन, बात समझना, पहले इसका नाम था फाउंडेशन और फाउंडेशन के अंदर में आपको हुआ करता था अकाउंट्स, अकाउंट्स के बाद में हुआ करता था मैथ्स एंड स्टैट्स, यस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोला जाता है जिसे। इसके बाद में आपका होता था इको एंड BCK, बराबर है, और फिर होता था लॉ एंड BCR। यानी अगर आप देखेंगे तो आपके कितने सब्जेक्ट्स थे? 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे आपके, यस और नो? हियर इन आफ्टर न्यू सिलेबस के अंदर में क्या किया जाएगा? हियर इन आफ्टर मालिक न्यू सिलेबस के अंदर में ये चेंज कर दिया गया है। न्यू सिलेबस के अंदर में भी आपको फाउंडेशन रखा है, पर यहाँ पे रखा है आपका अकाउंट्स एज इट इज, यहाँ पे रखा है आपका मैथ्स एज इट इज, यहाँ पे ला लिया आपका इको। पर गायब क्या हुआ? BCK। तो आपका जो एक सब्जेक्ट हुआ करता था BCK, उसको गायब कर दिया। और CA इंटर में आपका एक सब्जेक्ट हुआ करता था इको एंड EFF, इको दैट इज इकोनॉमिक्स एंड यू नो FM एंड EFF, इस तरीके का वो सब्जेक्ट था। तो वहां का जो FM वाला पोर्शन है जिसको हम मैक्रो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स कहते थे, वो अब आपको उठा करके कहाँ डाल दिया है? फाउंडेशन के अंदर में। तो अब आपका इको ही है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब आपका इको है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। तो ये जो मैक्रो पोर्शन है ये CA इंटर में हुआ करता था, जिसको निकाल करके फाउंडेशन में डाल दिया गया है। तो जो 50 मार्क्स का CA इंटर का पार्ट था वो आपको एज इट इज उठा करके यहां पे मैक्रो नाम से डाल दिया गया है। यस, यहां पे लॉ था और लॉ को एज इट इज यहां पे बरकरार रखा गया है, लेकिन BCR उड़ा दिया। समझ में आ रही बात? यानी जहां आप पहले 2 एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ते थे, वो 2 एडिशनल सब्जेक्ट आपको यहां से क्या कर दिए गए हैं? गायब। समझ में आया? तो फाउंडेशन लेवल पे इतना कम किया है। फाउंडेशन लेवल पे आपको पासिंग मार्क्स है और आप जानते हैं सब्जेक्ट वाइज पासिंग भी है। क्या निगेटिव मार्किंग है? आंसर इज यस, निगेटिव मार्किंग है। क्या आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में पास होना जरूरी है? द आंसर इज यस, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में पास होना जरूरी है। क्या आप में से कोई बता सकता है इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लेके आने? यस, सो यू नो एटलीस्ट आपको हर सब्जेक्ट में कितने लाने हैं? 40% बोलूं तो चलेगा, बराबर है ना? एटलीस्ट 40। लेकिन सिर्फ 40 से काम हो जाएगा क्या? कि आपको एग्रीगेट में 50 लाने हैं? आपको एग्रीगेट में कितने लेके आने हैं? 50। मतलब इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट 40 मार्क तो आपको आने ही चाहिए 100 में से, बट अगर आपको पास होना है तो टोटल में से ओवरऑल 50 मार्क्स आने ही चाहिए। तो मतलब 400 का अगर पेपर है तो आपको एटलीस्ट 200 मार्क तो आने ही पड़ेंगे।
160 से काम नहीं चलेगा, 40 इंटू 4 160 होगा, पर आपको पास होने के लिए कितना चाहिए 200। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स 40, पूरा का पूरा ग्रुप मालिक कितना 50। यस। अच्छा मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, क्या ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर में सब कुछ राइटिंग वाले हैं या कुछ एमसीक्यू वाले भी हैं? कौन कौन से एमसीक्यू वाले हैं? मैथ्स एंड, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। मैथ्स जो है ये आपका एमसीक्यू में है, इको जो है ये आपका एमसीक्यू में है, और आपका जो अकाउंट्स है ये आपका राइटिंग वाला पार्ट बनेगा, आपका जो लॉ है ये भी आपका राइटिंग वाला पार्ट बनेगा। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहली चीज जो आपके साथ की गई है, आपके जो नंबर ऑफ टॉपिक्स है इसे क्या किए गए हैं, रिड्यूस। इसे क्या किया गया बोलो मालिक, रिड्यूस। अब फाउंडेशन के बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचेंगे, आपका नेक्स्ट स्टेज होगा इंटर, दैट इज इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट में भी बहुत सारे चेंजेस है, इंटरमीडिएट में भी बहुत सारे चेंजेस है, प्लीज समझना। इंटर में आप सभी को पता है दो ग्रुप होते थे, एक होता था G1 एक होता था G2। दो ग्रुप थे मालिक, एक होता था G1 एक होता था G2। ग्रुप 1 के अंदर में क्या सब्जेक्ट्स हुआ करते थे? 4 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। पहला होता था अकाउंट्स, दूसरा होता था लॉ, तीसरा होता था कॉस्ट और चौथा होता था टैक्स, बराबर। और ग्रुप 2 के अंदर में क्या सब्जेक्ट हुआ करते थे? ग्रुप 2 के अंदर में होता था एडवांस अकाउंट्स, जिसको हम अकाउंट्स 2 के नाम से भी जानते थे, राइट। इसके बाद आपका होता था FM EFF, इसके बाद में होता था EIS SM, और चौथा सब्जेक्ट हुआ करता था ऑडिट। मतलब इंटर लेवल पे आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे, जरा देखना एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टेक्निकली 10 भी नहीं थे, 11 थे। पूछो कैसे? टैक्स में 2 पार्ट थे, DT एंड GST। तो 11 टॉपिक आपको इंटर में पढ़ने पड़ते थे। और वही क्राइटेरिया सिंपल है, हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 40 तो लाना ही है, और पास होने के लिए एग्रीगेट 50 तो लाना ही है। एट 40 यू आर पास, एट 49 यू आर फेल। हमारे यहाँ एक बहुत बेहतरीन कहावत है, एट 40 यू आर पास, एट 49 यू आर फेल। सर कैसे? 49 इंटू 4 भी कर लो, 196 ही आता था। समझ रहे हो? तो भी फेल हो जाते थे। एटलीस्ट 200 तो लाने ही चाहिए। इंस्टीट्यूट को ऐसा लगा कि बेचारे 12वीं से निकल के बच्चे कवले कवले फाउंडेशन में आए हैं, ये बेचारे जिन जीवन इनका स्टार्ट ही नहीं हुआ, इतना किताबों में कहाँ ढकेलते इनको। इन्होंने इनके जीवन को थोड़ा सा आसान बनाने का सोचा, सिर्फ सोचा, किया नहीं, मैंने कहा सोचा। इंटर में इन्होंने अभी क्या रखा है, न्यू सिलेबस में इन्होंने इंटर के अंदर में भी अगेन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 रखा है। बट यू नो द बेस्ट पार्ट, ग्रुप 1 के अंदर में 3 ही सब्जेक्ट है अब, अकाउंट्स, लॉ और टैक्स। तो क्या गायब हुआ? कॉस्टिंग। ये कॉस्टिंग को निकाल के यहां डाल दिया। कॉस्टिंग, FM SM, ऑडिट। कोई प्लीज आइडेंटिफाई करके बताए कितने सब्जेक्ट्स गायब किए न्यू सिलेबस में? अगर आप देखेंगे EFF उड़ा दिया यहां से मालिक, EFF को कहां डाल दिया? फाउंडेशन में बनाया मैक्रो। EFF यहां से निकाला और फाउंडेशन में आपको क्या खड़ा कर दिया? मैक्रो। BC के हटाया, इसके जगह पे ये ला लिया। दूसरा, अगर आप देखेंगे कॉस्टिंग को सेकंड ग्रुप के अंदर में शिफ्ट कर दिया। तीसरा, EIS नाम का सब्जेक्ट था वो गायब कर दिया। EIS क्या था? इंफॉर्मेशन सिस्टम्स नाम का आपको एक सब्जेक्ट हुआ करता था, सिस्टम्स बताते थे वहां पे पूरे के पूरे, राइट, वो आपको हटा दिया। तो आप देखेंगे EFF गायब कर दिया, EIS गायब कर दिया, और इनके जो रिमेनिंग पार्ट थे FM और SM इनको जोड़ दिया, ऑडिट एज इट इज। तो अगर आप देखोगे इंटर पे भी आपका लोड कम किया गया। इसके बाद क्या होता है एनीवन? जब आप कोई भी ग्रुप यहां पे पास करते थे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, तो इसके बाद आपकी क्या शुरू हो जाती थी? आर्टिकलशिप। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यानी आप ग्रुप 1 दो, आप ग्रुप 2 दो, दोनों में से आपने कुछ भी दिया, आहो, दोनों में से कुछ भी दिया, आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो जाती थी। नए सिलेबस में ऐसा नहीं है। नए सिलेबस में दोनों के बीच में एंड है। जब आप ये दोनों क्लियर करोगे तो ही क्या होगी? आर्टिकलशिप। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यानी पहले जहां जो आपके सीनियर्स होंगे वो आपको बोलेंगे मैं तो एक एक ग्रुप प्रिपेयर करता था, अब वो सिस्टम ही खत्म हो गया। सिस्टम
सिस्टम खत्म हो गया। आप बात समझ रहे हो? क्यों खत्म हो गया? क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट जहां पे 11 थे वो ले दे के बचे 9। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वो ले दे के बचे 6 ही, उसमें से भी अगर हम एसएम को अलग पकड़े तो 7, और जीएसटी को भी अलग पकड़े तो 8 मैक्सिमम। तो 11 से तो आप 8 आ गए। तो अब क्या है, पहले ऐसा होता था आप दोनों में से क्या करते थे, एक ग्रुप क्लियर कर लेते थे, आर्टिकलशिप शुरू कर देते थे और फिर नेक्स्ट ग्रुप देते थे। अब तो वो सिस्टम ही खत्म हो गया। जब बच्चे के पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ा एक एक ग्रुप करके देने का, अनलेस एंड अनटिल ही इज क्लियर्ड विद बोथ द ग्रुप्स ही कैन नॉट स्टार्ट विद आर्टिकलशिप। तो अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। इसीलिए जो अभी हम लोग बैच ऊपर पढ़ा रहे हैं, आपको जान करके खुशी होगी, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फेस टू फेस का बैच एकत्वम पढ़ा रहा है, विद हैविंग अराउंड 1800 स्टूडेंट्स इन वन बैच। सुबेरे होता है ऊपर 3rd फ्लोर पे, सबसे बड़ा बैच पूरे इंडिया का। अब अगर आप देखोगे क्यों अब दोनों ग्रुप प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एक ग्रुप करके तो सेंस ही नहीं है, और वो भी 3 सब्जेक्ट का एक ग्रुप है। आप बात समझिएगा। तो उससे ज़्यादा तो आप बाय डिफ़ॉल्ट में फाउंडेशन में पढ़ के आ जाते, तो तुम्हारे को वो इतना हार्ड नहीं लगता और तुम उसको क्लियर कर देते। एक और जगह डिफरेंस आया है। यहाँ पहले जो आर्टिकलशिप हुआ करती थी, ये हुआ करती थी 3.5 ईयर्स की, 3.5 साल की आर्टिकलशिप होती थी। यहाँ रिड्यूस करके 2 ईयर्स कर दिया। अच्छा किया या बुरा किया? बहुत अच्छा किया। 1.5 साल पहले से ये बनने की अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास। एक आध अटेम्प्ट लग भी गया तो डरने की बात नहीं है, लगेगा नहीं, लग भी गया तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि तुम पुराने के हिसाब से तो जल्दी बनोगे। गेटिंग? इसके बाद जब आप अपना आर्टिकलशिप कंप्लीट करते थे मालिक, इसके बाद जब आप अपना आर्टिकलशिप कंप्लीट करते थे, यहां से आप एंट्री मारते थे कहां पे? फाइनल्स। ठीक है? उसमें भी बीच में और 2 चीज आती है, उसमें भी बीच में और 2 चीज आती है। पूछो कौन सी? सर एक आता है आईटीटी ओपी। क्या आता था? आईटीटी ओपी। सर ये वो पबजी वाला ओपी है? नहीं, यहां पे क्या था? आईटीटी, प्रेजेंटेशंस एंड ऑल। यहां आपको सिखाया जाता था हाउ टू बी प्रेजेंटेबल, लोगों से बात किस तरीके से करनी है। अब ऐसा क्यों सिखाया जा रहा है सर हमें? वो इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ सीए कोर्स ना, तुम नॉलेज तो बहुत सारा लोगे, बट प्रॉब्लम ये होता है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स, क्योंकि क्लाइंट के सामने वी हैव टू बी प्रेजेंटेबल। प्रेजेंटेशन स्किल्स जहां हम लैक करते थे, उसको फिलअप करने के लिए आपको आईटीटी ओपी करना पड़ता है। इंस्टीट्यूट ही करवाता है, कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं करनी पड़ती। एंड मज़ेदार चीज़ है, आप जा करके देखेंगे। इसके बाद आता है आपका फाइनल्स। फाइनल्स में क्या होता था? ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट। पहला होता था एफआर, जिसको हम और कुछ नहीं बट अकाउंट्स ही कहते हैं। दूसरा होता था एसएफएम, दूसरा क्या होता था? एसएफएम। तीसरा होता था ऑडिट, चौथा होता था लॉ। और ग्रुप 2 के अंदर में 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे। पहला होता था आपका एएमए, जिसको हम सीधे शब्दों में कॉस्टिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में था मल्टी डिसिप्लिनरी। इसमें करीब 6 सब्जेक्ट थे, 6 ऑप्शन में से आपको एक सिलेक्ट करना पड़ता था, और ये एक ओपन बुक एग्जाम थी। एक ऐसी एग्जाम थी ओपन बुक, मतलब आप बाकायदा जा करके लीगली चीटिंग कर सकते थे। कितनी बुक ले जा सकते थे? कितनी भी। कितने घंटे का पेपर था? 4.5 घंटा। 3 नहीं, 4.5 घंटे का पेपर था। तुमको जो बुक लेके जानी है लेके जाओ, और तुम वहां पे पेपर सॉल्व करके आओ। सर फिर तो सब पास हो जाते होंगे। सबसे ज्यादा फेल इसी सब्जेक्ट में। अबे होना ही काफी नहीं है, इस्तेमाल करते भी आना चाहिए। बात समझना। तुम किताबें कितनी भी लेके जाओ, तुम किताबें कितनी भी लेके जाओ, तुम्हें पता ही नहीं है यूज कैसे करना है, वो कंटेंट कौन सी किताब में लिखा है। और सोचो ना, तुमको चीटिंग करने दे दिया, अब तुम ज्यादा परेशान हो जाते हो कि कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ढूंढे कहां, क्योंकि पढ़ना क्या है, सिलेबस इज अनलिमिटेड। बात समझना मेरी, सिलेबस इज अनलिमिटेड। सोचो एक आदमी जिसको ऑप्शन ही ना मिले और एक जिसको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाए, कितना कंफ्यूजन वाला मैटर है। जिसको ऑप्शन ना मिले वो परेशान होगा, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, और जिसको बहुत सारे ऑप्शन मिल गए वो सिलेक्ट करेगा मेरे को कौन सा चाहिए। बात समझना। तीसरा होता था डीटी एंड इंटरनेशनल टैक्स, चौथा होता था आईडीटी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, आईडीटी। अब बात समझना दोस्त, फाइनल में भी बच्चों पे दया आ गई इनको। इन्होंने बोला नहीं यार, फाइनल के बच्चे बेचारे बहुत परेशान हो जाएंगे, इतनी बड़ी जर्नी करके आ रहे हैं, इतना लॉ पढ़ के आ रहे हैं, कुछ तो कम कर दो। भाई के मन में दया आ गई। भाई ने बोला ले भाई, हम इसमें भी थोड़ा कम करेंगे। ऐसा उन्होंने सोचा।
हुआ नहीं, एफ आर एज इट इज रखा, एफ आर कंटिन्यू हो गया, एस एफ एम का पूरा नाम चेंज कर दिया, ए एफ एम, सब्जेक्ट वही है, कंटेंट भी वही है, जहां मॉड्यूल में गलती थी वो भी एज इट इज है, ए एफ एम, ठीक है। सिस्टम, ऑडिट, बताओ क्या उड़ाया, लॉ, पूरा उड़ा दिया। अब फाइनल में तुम्हें लॉ पढ़ने का काम ही नहीं है, पूछो ना क्यों। देखिए पहले एज अ सीए हम लोग क्या करते थे, हम लोग कंपनी ऑडिट के जो कंप्लायंस थे, कंपनी ऑडिट्स थे, वो भी हमारे पास राइट थे। उसके बाद ये सर्टिफिकेशन राइट सीएस को चले गए और अब हम वो राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर सकते। जब हमारे पास राइट ही नहीं है तो 100 मार्क का लॉ पढ़ा के कोई सेंस है क्या? नहीं। इसीलिए हमने बोला भैया ये सीएस वालों का काम है ना, ठीक है हमारे सिलेबस से गायब करो, सीएस वाला देख लेगा इसको, काम खत्म। तो हमारे सिलेबस में अब सिर्फ फाउंडेशन और इंटर लेवल पे लॉ बचा है, फाइनल लेवल से लॉ ही हटा दिया। 18 सब्जेक्ट 18 टॉपिक इन लॉ खत्म हो गए तुम्हारे। यहाँ तो तुमको थैंक यू बोलना बनता है इंस्टीट्यूट को। अब आता है ग्रुप 2। ग्रुप 2 के अंदर में कॉस्टिंग उड़ा दिया, एएमए उड़ा दिया। पूछो क्यों? 2017 कॉस्ट ऑडिट के राइट हमसे छीन लिए गए थे एंड दीज वेयर गिवन टू CMAs, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, उनको दे दिए गए थे। अब जब राइट्स हमारे पास है ही नहीं, बच्चे को जबरदस्ती बर्डन देके मतलब क्या है? तो 100 मार्क का कॉस्टिंग भी फाइनल से हटा दिया। अब आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं, यानी अब आपको टेक्निकली क्या पढ़ना है, अब आपको पढ़ना है DT, अब आपको पढ़ना है IDT, और आपका एक सब्जेक्ट आएगा वो होगा मल्टी डिसिप्लिनरी। इस सब्जेक्ट में उतना ही बड़ा सस्पेंस है जितना आज तक इस पॉइंट पे सस्पेंस है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। सर अगर आप देखेंगे ये सब्जेक्ट तो इन्होंने ला लिया लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहा, कहा कि हम इन सब का मिक्सचर ये एक सब्जेक्ट बनाएंगे। मतलब इन सब्जेक्ट पे सारा बेस्ड आपको एक मल्टी डिसिप्लिनरी देंगे। अब तक इंस्टीट्यूट ने इसके आगे कुछ नहीं कहा। पार्ट 1 ऑफ द वेब सीरीज गिवन, पार्ट 2 ऑफ द वेब सीरीज इज पेंडिंग। समझ में आई बात? तो इस बारे में हाल फिलहाल में पूरे भारत में किसी टीचर को कुछ नहीं मालूम कि ये क्या है, बट देर इज समथिंग। समझ में आ रही है बात? तो नया नया आया है, धीरे धीरे ओपन होगा, समझ में आएगा। अभी जैसे तुम जितने शांत बैठे हो पहले दिन, ऐसे तो तुम होंगे नहीं ना। तो अपन एग्जैक्टली 10-15 दिन बाद बात करेंगे कि तुम पहले दिन आए थे, कितने कौले कौले मासूम से चेहरे थे तुम्हारे, फिर तुम कैसे रावण बन गए। ऐसा होता है हमारे साथ में, हर बार होता है। पहले पहले बच्चा आता है और पहले दिन वो एकदम सीधा दिखने की कोशिश करता है, फिर हफ्ते भर में हमको सब समझ में आ जाता। तो अब मुझे बताइए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स क्या हो चुके हैं? कम। कंटेंट जो है वो कम किया गया है, जेन्युइनली कम किया है। आर्टिकलशिप को कम किया है, एक जगह पे उसको बहुत डिफिकल्ट कर दिया, जेन्युइनली इंटर लेवल पे डिफिकल्ट कर दिया, क्योंकि उसको बोथ ग्रुप क्या करने हैं, एक साथ देने हैं, तो ही आर्टिकलशिप शुरू हो सकती। अब ये करने का एक बहुत स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था। पूछो क्या? क्या होता था, कई बार बच्चा जो होता था ना, वो इंटरमीडिएट पास करके आर्टिकलशिप पे चले जाता था। जब वो आर्टिकलशिप पे चले जाता था ना, तो ही यूज्ड टू टेक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ही कुड नॉट क्लियर। बराबर है? क्लियर नहीं करता था, आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लेता था, ये आदमी बीच में लटक जाता था, ना वो इधर का रहा ना वो उधर का रहा। अब ऐसे केस में इंस्टीट्यूट ने कहा आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट दे दो, पर आप 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट बाद अगर आपको समझ में आ गया कि आप बोथ ग्रुप नहीं निकाल पा रहे, तो एटलीस्ट यू मूव ऑन टू समथिंग डिफरेंट विच इज अवेलेबल रादर देन वेस्टिंग द टाइम ओनली हियर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसलिए उन्होंने 3.5 साल की आर्टिकलशिप को 2 साल कर दिया, ताकि आपका प्रीशियस करियर के जो टाइम है वो वेस्ट ना हो और आप कहीं और फोकस कर लो। एक आध अटेम्प्ट लगा के 2 अटेम्प्ट लगा के आप ट्राई कर लो, कोई तकलीफ नहीं है। तो अगर आप देखेंगे इंटर और फाइनल लेवल्स पे, मैं आपको समझा दूं, इंटर और फाइनल लेवल्स पे 30% इज MCQ एट ऑल द लेवल्स। 30% इज MCQ, 70% इज डिस्क्रिप्टिव। यानी ये जो MCQ पैटर्न है ये आपके फाउंडेशन से लेकर के फाइनल तक के चलने वाला है। फाउंडेशन में पूरे सब्जेक्ट पे है, यहाँ पे हर सब्जेक्ट के 30% पे है। हर सब्जेक्ट के कितने परसेंट पे है? 30% पे आपका MCQ आएगा। यहां पे जो MCQ है वो बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन है, आंसर है, एक सिलेक्ट कर लो, कौन बनेगा करोड़पति, ABC लॉक कर दो, काम खत्म। यहां वाले MCQ वैसे नहीं है ब्रो। यहां वाले जो MCQ है ना, ये तेरे को पूरा केस स्टडी दे देंगे और उस केस स्टडी के बेसिस पे तू सॉल्व करते बैठ। तो यहां के MCQ बहुत ईजी है,
यहाँ के एमसीक्यू दुनिया के सबसे हार्ड एमसीक्यू है। समझ में आ रही बात? तो आपको जो प्रिपरेशन करनी पड़ती है वो 70 पे करनी पड़ती ताकि वो 30 अचीव हो जाए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये आपके न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम में डिफरेंस आया है। फिलहाल फोकस करते हैं यहाँ पे फाउंडेशन लेवल पे। फाउंडेशन लेवल की अगर बात की जाए, अकाउंट्स मैथ्स के सब पार्ट है, अभी आपको द ग्रेट जीबी सर बताएंगे। नेक्स्ट आपका आएगा इको और उसके बाद क्या आएगा आपका लॉ, बराबर है। अकाउंट्स जो है इट विल बी टेकन बाय मनीष तटरेजा सर एज वेल एज अभिषेक झावरे सर, यू माइट बी नोइंग, यस, और इनको जानते होंगे ये सारे महानुभव को। मैथ्स नेक्स्ट लेवल, मतलब नेक्स्ट लेवल आदमी आएगा तुम्हारे को समझाने के लिए, द ग्रेट जीबी। इको माइक्रो जो पार्ट है इट विल बी टेकन बाय वीजे, वो हूं मैं, और मैक्रो विल बी टेकन बाय आरजे, दैट इज ऋषभ जैन। लॉ का जो पार्ट है इट विल बी टेकन बाय टू पीपल, अगेन दी ग्रेट एसएम सर एंड एक और भारी आदमी डीके। डीके टेक्स द कंपनी लॉ पोर्शन, द कंपनी लॉ एस्पेक्ट। शुरुआत से सीए फाइनल के टीचर रहे हैं दर्शन खरे सर, शुरुआत से सीए फाइनल के टीचर रहे हैं, जबरदस्त आदमी। पूरा कंपनी लॉ एस्पेक्ट वो देखते हैं। अदर लॉ एस्पेक्ट विच इज अ स्पेशलाइजेशन बाय एसएम सर। तो इस तरीके से हर एक का स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन का पार्ट हमने रखा हुआ है। अब हम कौन सा पढ़ने वाले हैं सर? आप मेरे साथ क्या पढ़ने वाले हैं? आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का कौन सा पार्ट बेटा? माइक्रो। चलिए कुछ बातें आपको बड़ी क्लियर कर दूं। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, अगर हम बात करें किसकी ब्रो? इकोनॉमिक्स की, तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक। पहला है माइक्रो, माइक्रो कितने मार्क्स के लिए बेटा? 50 मार्क्स। और दूसरा है मैक्रो, ये कितने मार्क्स के लिए है? 50 मार्क्स, ठीक है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स। अच्छा जी सर, एक सवाल है आपसे, आपने कभी हेडिंग खोल करके देखा, इज इट एन इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स? बिजनेस इकोनॉमिक्स, इट इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स, इट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। सर क्या डिफरेंस है? डिस्कस करेंगे। ये पूरा का पूरा पेपर कैसा बेस्ड है बेटा? MCQ। ये 100% पेपर आपका MCQ बेस्ड है। सर कितने टॉपिक्स आने वाले हैं? कितने टॉपिक्स आने वाले हैं? माइक्रो के अंदर में आपको 5 टॉपिक पढ़ने हैं और मैक्रो के अंदर में आपको 5 टॉपिक पढ़ने हैं। मैंने यूनिट्स की बात नहीं करी, मैंने कहा टॉपिक। अदरवाइज मैक्रो में 17 यूनिट है और माइक्रो के अंदर में करीब 14 यूनिट है। टॉपिक 5 है, सब डिवाइडेड इनटू वेरियस टॉपिक्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। रजिस्टर लाओ प्लीज, बनाना चालू करो, ठीक है। गिव द फर्स्ट हेडिंग बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। गिव द फर्स्ट हेडिंग बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। Say yes. ओके सर, तो कितने टॉपिक है? 5। ये कौन लेने वाला है बॉस? वीजे। ये कौन लेने वाला है बॉस? आरजे। चलिए मैं अपने बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बता दूं। वो होता है ना पहले दिन इंट्रोडक्शन खेलते, मेरे को आपका नहीं चाहिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप सबसे ले लूंगा मैं। मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। क्या ही बोलूं, बहुत अच्छा इंसान हूं। ठीक है, खैर आई हैव डन माई CA एज वेल एज CS, दोनों साथ साथ में किया है। मैं UPSC किया है, UPSC का प्रीलिम्स मैंने क्रैक किया है एंड उसके बाद आई कुड नॉट कंटिन्यू फॉर वेरियस रीजंस, तो वो कंप्लीट नहीं किया। मैंने BCom पूरा कंप्लीट किया है और इसके अलावा आई होल्ड अ सिल्वर प्ले बटन एट YouTube, तो वो एक अच्छी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है। एंड मुझे ऐसा लगता है मेरे लाइफ में मैंने सबसे ज़्यादा कुछ अच्छा काम किया है तो वो ये कि मेरे पेरेंट्स मेरे पे प्राउड है। तो आई थिंक द बिगेस्ट अचीवमेंट आई हैव एवर अचीव्ड इज मेरे पेरेंट्स मेरे पे प्राउड है एंड दैट इज व्हाट ऑल आई वांटेड टू बी। यस, हाँ जी। या UPSC जर्नी वाज वेरी सिंपल। आई ऑलवेज वांटेड टू बी ADM, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये मेरा खुद का ड्रीम था कि हाँ यार मेरे को ये करना है। आई स्पेसिफिकली वांटेड टू बी अ लॉ मेकर। तो
जब मैं यूपीएससी करने के लिए दिल्ली में गया, आई स्टार्टेड अप विद माई जर्नी। तो यूपीएससी किया, प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स देने करके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। एंड द सेकंड पॉइंट वाज, मैंने यूपीएससी जो किया वो सीए बनने के, सीएसीएस बनने के बाद किया। तो यू गॉट ऑल द प्रेशर कि यार सीएसीएस बन गया, अभी भी पढ़ ही रहा है, कमा नहीं रहा है। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट वाज कि इन यूपीएससी अनलाइक इन सीए, इन यूपीएससी यू हैव गॉट कास्ट सिस्टम कि आप इस कास्ट में हैं, फिर रिजर्वेशंस एंड ऑल। इन सीए एंड सीएस एंड सीएमएस यू डोंट हैव एनी कास्ट सिस्टम। यहाँ 35% वाले को भी उतनी इज्जत है जितनी 99% वाले को है, प्योरली बेस्ड ऑन कंप्लीट टैलेंट। तो वहाँ मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, आई थिंक मैं कुछ पहले परस्यू कर लूँ, उसके बाद करूँ। बट वो होता है ना, जब तक कि आप फिर दूसरी चीज़ों में पहुँचते हो, आपकी जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ जाती है कि आप वापस उसको कभी अचीव नहीं कर पाते। सो दैट इज़ अ इनकम्प्लीट ड्रीम, बट आई मस्ट से आई एम स्टिल हैप्पी विथ व्हाट आई एम डूइंग। सो इट इज़ एब्सोल्युटली ओके कि मैं किसी को तो एम्पावर कर रहा हूँ, रादर देन मैं एक सिटी को एम्पावर करता था, अब मैं पूरे देश को एम्पावर कर रहा हूँ। तो दैट मेक्स मी मोर हैप्पी। यस, बट हाँ, ऐसा है कि जनरली अपने यहाँ जो महाराष्ट्र या वेस्टर्न बेल्ट है इंडिया का, यहाँ पे ऐसा होता है कि यू डोंट हैव मच फैसिनेशन अबाउट द गवर्नमेंट जॉब्स। महाराष्ट्र का जो बेल्ट है, गुजरात का जो बेल्ट है, कर्नाटका का जो बेल्ट है, हम किस चीज़ के लिए मोटिवेटेड है? ईदर वी विल बी प्रोफेशनल्स और ईदर वी विल बी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर। ये बहुत सिंपल क्राइटेरिया है। इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया, वहाँ पे यूपीएससी का कल्चर, एमपीएससी का कल्चर एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के कल्चर बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ अवेयरनेस भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, हमारे यहाँ अवेयरनेस भी नहीं है। जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी CA CS इन माई होल फैमिली। और मेरा फैमिली में आपको बस थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। मेरे दादा दादी, इनके 11 बच्चे, समझ रहे हो? मेरी 9 सगी बुआ थी। हाँ, मेरे दादा बहुत प्यार करते थे मेरी दादी से। सच्ची, मेरे को 9 सगी बुआ है, एक बड़े पप्पा है और पप्पा है। मारवाड़ी फैमिली में दीज आर कॉमन, मतलब इतने नंबर्स नहीं रहे तो फिर डाउट है। इफ यू आर मारवाड़ी गुजराती यू विल अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इतने तो हमारे पास मिनिमम होने ही चाहिए। मामी मासा वगैरह सब मिला के भी 7-8 नहीं रहे तो फिर मतलब नहीं आता, मतलब उनने कुछ काम ही नहीं किया ढंग से। तो अगर आप देखेंगे इतनी बड़ी फैमिली में एवरीवन वाज अ बिजनेसमैन, बट आई चूज टू बी अ प्रोफेशनल। मुझे डिफरेंट ये चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें हैं। यस, आई एम इनटू टीचिंग सिंस आई वाज इनटू CA फाइनल। तो अब तो इतने नंबर ऑफ इयर्स हो चुके हैं। हाँ, और इस क्लास के अंदर में जब भी आपको कुछ डाउट आएगा, हम कौन कौन सी बुक्स देंगे पहले समझना। अब हम प्योरली माइक्रो पे बात कर रहे हैं। हम कौन कौन सी बुक्स आपको देंगे, क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दूंगा रेगुलर बुक, ध्यान से समझना, ठीक है। एक छोटा सा इकोनॉमिक्स का रेगुलर बुक आएगा, ध्यान से समझना। एक छोटा सा इकोनॉमिक्स का रेगुलर बुक आएगा, एंड दिस इज योर बुक। इतना सा बुक है, दिस इज फॉर 50 मार्क्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज रेगुलर बुक। रेगुलर बुक के बाद आपका दूसरा आएगा MCQ बुक। अराउंड पास्ट सारी एग्जाम मिला करके नियरली अबाउट 1500 MCQs बनाए हैं अलॉन्ग विथ आंसर्स। 1500 MCQs बनाए हैं अलॉन्ग विथ आंसर्स। ये काय के लिए है? ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए है। तो क्लास के अंदर में जो 500-600 MCQ हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके अलावा और 1500 MCQ आपके घर पे प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं। डेली जब भी हम कोई कंसेप्ट पढ़ेंगे, उस कंसेप्ट के साथ साथ 10 से 15 MCQ आपको घर पे होमवर्क के लिए मिलेंगे, और ये होमवर्क आपको क्या करना है, साथ साथ में कंप्लीट करना है। तो दिस इज एज गुड एज क्लास वर्क, जो क्लास के साथ साथ ही हम लोग 10-15 आपको होमवर्क देंगे जो आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद में ध्यान से सुनिएगा, ये 2 चीज़ों के बाद में आपके साथ साथ होगा ऑडियो रिविजन्स। अब ये ऑडियो रिविजन्स क्या है बेटे? ऑडियो रिविजन्स ये होगा, हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बोलूँगा मोबाइल निकालो, मोबाइल निकाल करके इस पूरे चैप्टर का आपको रिविजन 10 मिनट में करवा के दूंगा, जस्ट लाइक कुकू FM, बराबर है। पूरा बुक आपको 10 से 15 मिनट में कंप्लीटली रिवाइज होगा। ट्रैवल करते वक्त, घर जाते वक्त, सोते वक्त सिर्फ कान में डालने का पूरा चैप्टर आपको बाकायदा रिवाइज हो जाएगा। एंड एट द एंड हम लोग क्या लेंगे? मैराथन। तो बुक के नाम पे आपको 2 चीज़ आने वाली है, एक है रेगुलर बुक, दूसरी है MCQ बुक, और तीसरा आपको आएगा ऑडियो रिविजन हर चैप्टर के बाद। गेटिंग इट मालिक? इसके साथ साथ ये हो गई आपकी बुक्स की सारी डिटेल्स, ठीक है। ये हो गई आपकी बुक्स की सारी डिटेल्स। तो जो लोग ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, आपको ये 3 बुक्स मिलनी चाहिए। अब बुक्स के बाद दूसरी चीज़ पे आता हूँ मैं, क्वेरीज।
सर अगर क्वेरीज आती है तो क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहली बात, क्वेरीज जैसे ही लेक्चर खत्म होता है आप मेरे से बिंदास पूछो, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट बिंदास पूछने का, क्लास के अंदर में पूछो, कोई टेंशन नहीं है। क्लास के बाद रात में आप अकेला महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार चलो पूछ ही लेते हैं, रहा नहीं जा रहा आपसे, तो रात में 12-1 बजे जब भी आपको ठीक लगे आप बाकायदा मैसेज कर दो। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ क्वेरीज़ के लिए, दिस इज़ माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, आप इसके ऊपर तुरंत सेव करके रखो, ठीक है, 8956651954, ठीक है, प्योरली क्वेरीज के लिए नंबर है। आपको जब भी कोई डाउट आता है आप क्वेरी भेज दो या फोटो भेज दो, जब भी आप कोई फोटो वगैरह कुछ भेजेंगे तो आप उसके साथ साथ एक ऑडियो नोट भेज दो कि सर मेरे को डाउट ये है, क्योंकि होता ही है आप जो इंग्लिश लिखते हैं और मेरे को जो इंग्लिश आती है उसमें हो सकता है कुछ डिफरेंस हो, आर यू गेटिंग द पॉइंट, यस और नो? तो इसमें हो सकता है कुछ डिफरेंस हो, तो भाई साहब प्लीज़ आप ऑडियो नोट भी डाल दीजिए ताकि आसानी से समझ पाएँ कि भैया क्वेरीज क्या है। तो आपकी जितनी भी क्वेरीज है अपार्ट फ्रॉम क्लास, ये आप क्या करेंगे, इस नंबर पे भेजेंगे। नेक्स्ट चीज पे आता हूं मैं, टेस्ट सीरीज, ध्यान से सुनना। टेस्ट सीरीज हम किस तरीके से लेंगे? टेस्ट सीरीज हम लोग लेंगे आफ्टर द टॉपिक, आफ्टर द टॉपिक। जब भी कोई टॉपिक खत्म होगा वो स्पेसिफिक टेस्ट या उस स्पेसिफिक यूनिट पे टेस्ट होगा, बराबर है? ये टेस्ट मैंडेटरी है जिसके रिजल्ट आपको आपके घर पे दिखाने पड़ते हैं। जब भी टेस्ट होगा इसके नेक्स्ट डे हम उसका डिस्कशन भी करेंगे कि टेस्ट में क्या आना चाहिए था अलॉन्ग विद द मॉडल आंसर्स, यस और नो? तो ये सारी चीज आपको दी हुई है, बिया बुक्स ही आएंगे, आपकी क्वेरीज ही होगी, आपकी टेस्ट सीरीज इस तरीके से की जाएगी। रही बात मैराथन्स की, मैराथन क्या होता है पहले समझ लेना, एक दिन में पूरा टॉपिक रिवाइज। तो सर क्या मैराथन्स होंगे? आंसर इज यस। मैराथन्स कब होते हैं? 1 मंथ बिफोर एग्जाम, एग्जाम से 1 महीने पहले आपको मैराथन दिखेगा। और ये मैराथन कहाँ होगा? सर ये मैराथन होगा यूट्यूब चैनल पे, टोटली फ्री। 2 यूट्यूब चैनल आपको होल्ड करके रखना है, पहला है सीए विजय सारडा और दूसरा है आपका एकत्वम अकेडमी, बराबर है? 2 यूट्यूब चैनल है, इन दोनों यूट्यूब चैनल पे आपको कनेक्टेड रहना है, जिसके अंदर में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इज दैट डन मालिक? अच्छा जी, साथ साथ में आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा हो सकता है दैट बीकॉम और अदर रीजंस की वजह से यू कुड मिस द क्लास, यस। जो बच्चे का किसी भी कारण की वजह से क्लास मिस हो गया, 2 बातों को बहुत क्लियरली समझना, ठीक है? अगर आप लाइव स्ट्रीम वाले बच्चे हैं या गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले बच्चे हैं, मैंने आज क्लास लिया और मान लीजिए आपका क्लास मिस हो जाता है, देयर इज नो वे कि मैं आज का क्लास आज ही अपलोड कर दूं, इट इज नॉट पॉसिबल। ये क्लास निकालना होता है, इसको कंप्रेस करना होता है एंड फिर ही ये क्लास आपके तक आ सकता है। तो व्हेनेवर देयर इज अ क्लास, क्लास +2 इज द गेम। मतलब आज का लेक्चर जो है वो ड्राइव पे 2 दिन बाद अपलोड होगा, उससे पहले भी अपलोड हो गया तो खुशी मना लेना, पर जनरली 2 दिन लगते हैं क्योंकि बहुत सारे लेक्चर होते हैं दिन भर में अपलोड करने के लिए। सो देयर इज नो वे आउट, या तो आप लाइव स्ट्रीम में अटेंड करो या तो आपको यहाँ पे अटेंड करना ही है। समझ में आ रही बात? इसका कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो आप टेक्निकली 2 दिन से पूरे सिलेबस में पीछे चलते रहेंगे। समझ में आ रही बात? एवरी टॉपिक इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज सेपरेट टॉपिक। तो अगर किसी रीजन की वजह से लेट्स से 1 मिस हो गया, यू कैन कम टू 2, 2 मिस हो गया यू कैन कम टू 3 डायरेक्टली, देयर इज नो इंटरलिंकिंग। समझ में आ रही बात? मेरे केस में ये है। अच्छा मालिक ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, क्वेरीज तो हो गया, मैराथन्स भी हो गया, सर व्हाट इज द टेक्निकल क्वेरी नंबर? इसको बड़े प्यार से आप लोग सेव करके रखेंगे अभी ही। जो एकत्वम का ऐप है जिस पे आप ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीम करते हैं, यस, आपको ये डाउनलोड करना पड़ता है। तो जब आप एडमिशन लेंगे आपको बाकायदा क्या आएगा, एक ईमेल आएगा, इस ईमेल में जाकर के आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ता है और ऐप डाउनलोड करके अपना लॉगिन क्रिएट करना पड़ता है पूरा का पूरा। पूरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। ये सारे लॉगिन के अंदर में जाकर के आपको ड्राइव की लिंक मिलती है, उस ड्राइव में आपको नंबर वाइज लेक्चर मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपको लेक्चर देखने पड़ते हैं। कौन सा लेक्चर देखना है इसके लिए सिंपल सॉल्यूशन हमने निकाला है, लेक्चर वाइज शेड्यूल। मतलब हर लेक्चर के आगे वो क्लियर कट लिखा रहेगा इस लेक्चर में हम क्या कवर कर रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो आप लेक्चर वाइज शेड्यूल देख करके भी सारे लेक्चर देख सकते हो। दूसरा, डायरेक्टली एक एक नंबर से लेक्चर देखना चालू करो, काम खत्म हो जाएगा, बराबर है? लेकिन मान लीजिए जब आप मोबाइल निकालते हैं, जब आप लैपटॉप लेते हैं, इनमें डाउनलोड करते हैं, इसमें कोई टेक्निकल क्वेरी आ सकती है आपको, तो ये जो नंबर है ये सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज के लिए है, ओनली सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज। टेक्निकल जितने भी है आपके पास नंबर आएगा 895
678 4251 895 678 4254 895 678 4255। ये 3 नंबर है जिन पे आप अपना टेक्निकल क्वेरी भेज सकते हैं। मोस्टली पहले पे तो मत ही भेजिएगा, दूसरा और तीसरा ट्राई करिएगा, क्योंकि वो वैसे ही ओवर ऑक्यूपाइड रहता है। तो ज़्यादा बेटर है कि आप दूसरे और तीसरे पे करें, इस पे टेक्निकल सपोर्ट आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। यस, जितने बच्चे आपका बुक्स रिलेटेड क्वेरी है, बुक ऑब्लिक अदर क्वेरी, आपको बुक या अदर कोई भी क्वेरी है, 8956784256। यस, ये सारे नंबर आप सेव करके रखिए, जानबूझ करके सेव करके रखिए कि आपको क्या मिल जाए, हर बार इस पे बेनिफिट मिल जाए। स्ट्रेट आपको किसी भी तरह की समस्या है, दीज आर द नंबर्स। ये सारे नंबर व्हाट्सएप पे भी एक्टिव है, तो आप इनसे चैट करके भी अपना सोल्यूशन ले सकते हैं। बट प्लीज मेक श्योर कोई भी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट गिव देम सम टाइम, इंक्लूडिंग जैसे अगर आप मेरे को कोई सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी भेजेंगे, यू विल नॉट गेट एन इमीडिएट रिप्लाई, एटलीस्ट होल्ड करिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो क्वेरी आपको आ रही है वो शायद अगले लेक्चर के अंदर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर ले, क्योंकि हम इतने सालों से उस चीज़ को ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। तो आपकी जितनी क्वेरी होगी ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि हमको कुछ नया मिल जाएगा, सेम ही क्वेरी होगी। तो होल्ड करें, शायद 1-2 दिन बाद मिल सकती है, फिर भी नहीं तो भी एटलीस्ट आपको 24 to 48 आवर्स मिनिमम में होल्ड करना चाहिए, ताकि आपकी क्वेरी का हम लोग क्या कर सके, रिप्लाई दे सके। एंड प्लीज बी पेशेंट, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये नहीं समझ में आया तो आगे का कुछ नहीं समझ में आएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। यस, तो आपको सब समझ में आएगा। अच्छा सर रजिस्टर की बात भी कर लें। डू आई नीड अ रजिस्टर फॉर इकोनॉमिक्स? अगर मैं सिर्फ माइक्रो पार्ट की बात करूं, द आंसर इज यस। आपको एक 200 पेजेस का रजिस्टर चाहिए, आपको 200 पेज का रजिस्टर चाहिए। हमारा प्रोसेस बड़ा सिंपल है। प्रोसेस ये है, कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ते हैं उसमें से जितना एमसीक्यू में आ सकता है उतना पार्ट हम एज इट इज कहाँ लिखते हैं, रजिस्टर में लिखते हैं, विच एक्ट एज अ लास्ट मिनट रिविजन फॉर यू। मतलब ये जो इतना बड़ा बुक है ना, ये इतने बड़े बुक का टेक्निकली रजिस्टर में तुम इतना बना लोगे। तुमको यहां जो लिखवाऊंगा उसको एज इट इज लिखना है, और एग्जाम से एक दिन पहले तुमको तुम्हारे हाथ का रजिस्टर पढ़ना है, प्लस जो 1500 का एमसीक्यू दिया है वो सॉल्व करना है। ये तुम्हारा लास्ट डे प्रिपरेशन होगा। यस और नो, ये तुम्हारा लास्ट डे प्रिपरेशन होगा। अब आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सर व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? अगर हम माइक्रो की बात करें, आपको एक ही रजिस्टर चाहिए, हाँ, पर एक रजिस्टर के साथ साथ आप मल्टीपल पेन और एक हाइलाइटर रखेंगे। मल्टीपल पेन इसलिए क्योंकि जो एग्जैक्टली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है उसको अलग कलर के पेन से लिखना है, तो प्लीज मेक श्योर आप ब्लैक से करें। ब्लैक शुड बी द जनरल पेन एंड ब्लू शुड बी द डिफरेंट पेन, जिससे आप कुछ अलग लिखेंगे। वाई ब्लैक? क्योंकि सीए एग्जामिनेशन में ब्लैक का ही कल्चर है पूरे फाइनल तक के, तो ब्लैक इज द ओनली थिंग जिसको आपको फॉलो करना है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है? वैसे मैं भूल गया, कितने टॉपिक थे इकोनॉमिक्स में? 50 मार्क्स के लिए कितने टॉपिक्स थे मालिक? 5। तो टॉपिक नंबर 1, आइए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, मैं पहले आपको बता दूं। 1 2 3 4 5 ऐसे 5 टॉपिक है। 1 2 3 4 5 ऐसे 5 टॉपिक है। द फर्स्ट टॉपिक इज नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सर क्या ये इंपॉर्टेंट है? नहीं, ठीक है। एवरेजली कितने मार्क्स को आता है? 10 मार्क्स। एवरेजली ये चैप्टर 10 मार्क को आता है। अगर मैं बात करूं 2018 से लेके अब तक के अटेम्प्ट की, तो एवरेजली इस चैप्टर को 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, एवरेजली, ठीक है। सेकेंड चैप्टर है आपका कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड एंड सप्लाई। कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड एंड सप्लाई एवरेजली 15 मार्क्स के लिए आता है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सीधे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच पे लेके जा रहा हूँ कि भैया देख, एग्जाम के लिए तेरे को कितना कितना और कहाँ से प्रिपेयर करना है, तो तेरा ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस जो होना चाहिए, इट शुड बी दैट। देखिए एक बात समझ, 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक जो सिर्फ पढ़ना जानते हैं और दूसरा जो स्मार्ट वर्क करके पढ़ना जानते हैं। तेरे को दूसरी कैटेगरी में आएगा तो यहाँ पे पास हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता, अपफ्रंट बोल रहा हूँ। क्योंकि देख कंटेंट बहुत ज़्यादा है,
Are you getting the point? Content is much wide. It is very necessary that you stick to the point कि ये एग्जाम ओरिएंटेड है, ये आता है, मेरे को ये तो कंफर्म पढ़ना ही पढ़ना है. Yes. Third, cost and production. कॉस्ट एंड प्रोडक्शन लगभग 9 मार्क का एवरेज रखता है ये चैप्टर. ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, टाइप ऑफ मार्केट एंड प्राइजेस. लगभग 16 मार्क का ये चैप्टर है. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट, बीसी. सर, बिजनेस साइकिल. लगभग 10 मार्क का एवरेज मार्किंग है इसको. नॉट सो इम्पॉर्टेंट. मतलब 5 टॉपिक है, 5 में से 3 चैप्टर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मोटे मोटे तौर पे पूरा पेपर बनना है. ठीक है, मोटे मोटे तौर पे 1, 2 और 3 पे पूरा पेपर बनने वाला है. ये आपके एवरेज मार्किंग्स है. यस, तो इसको सब टोटल करके मत देख लेना 50 आता कि नहीं. दीज आर एवरेज मार्किंग्स. समझ में आ रही है बात? ये एवरेज मार्किंग है, और एवरेज मार्किंग के बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये 3 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अच्छा जी, इसमें कितने यूनिट्स है? सर इधर 2 यूनिट्स आते हैं. सर इसमें कितने यूनिट्स है? इसमें 3 यूनिट्स आते हैं. इसमें अगेन 2 यूनिट्स आते हैं. इसमें 3 यूनिट्स आते हैं, और इसमें 1 ही यूनिट है. ये आपका टोटल सिलेबस 50 मार्क के लिए. इज दैट डन? अब आप मेरे से एक और चीज पूछेंगे, सर ओल्ड सिलेबस में और न्यू सिलेबस में माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बदला? पूछो ना, क्या बदला? कुछ नहीं. मतलब ओल्ड सिलेबस में जो था, न्यू सिलेबस में जाता जो था वो एज इट इज सेम है. माइक्रो में कुछ चेंज ही नहीं हुआ. माइक्रो जो था जैसा था, हेडिंग भी वैसे ही है. एक इनफैक्ट 2 जगह इंस्टीट्यूट ने गलती करी है, वो भी एज इट इज सेम कॉपी किया है. हाँ, एक चीज जरूर बदली, मॉड्यूल का कलर. मॉड्यूल का पहले कलर कुछ डिफरेंट था, अब उनने जो कलर किया है वो डिफरेंट हो गया है. बराबर है. चलिए जी भाई साहब, ये डन है. चलो, ये हो गया आपके सिलेबस का पूरा डिटेल. अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, और आप सब लोगों से एक्सपेक्टेड है आप प्लीज जवाब दे, जितने इनफैक्ट ऑनलाइन भी बैठे हैं जवाब दे. सर सीए करता क्या है? यू ऑल वांटेड टू बी सीए? कुछ पर्पस होगा. अच्छा देखो, 3 रास्ते हैं जहां से तुम सीए में आते हो. पॉइंट नंबर 1, सर किसी को देखा था, अच्छा लगा, करना है. पहला रास्ता. दूसरा रास्ता, दोस्त कर रहा था इसलिए करना है. तीसरा रास्ता, मम्मी पापा ने बोला ये करने का तो करने का. चौथा रास्ता, सर देखो कॉमर्स में आया, पहले तो साइंस लेने की इच्छा थी, फिर अपने को औकात समझ में आ गई. फिर अपने को अपनी औकात समझ में आ गई कि नहीं यार साइंस में कुछ मज़ा नहीं आने वाला, तो अपन चीरफाड़ करने के लिए कॉमर्स में आए. आर्ट्स अपने बस की बात थी नहीं, अपने को सूझता ही नहीं कुछ आर्ट्स में. पिक्चर भी देखे तो एक ही इमेजिन होता, तो मतलब तो सर कॉमर्स में आए. फिर कॉमर्स में क्या करना, तो बोले सबसे भारी का कुछ तो करते. बोले ठीक है, अपन सीए में आ गए. सर दीज आर द ओनली वेज जिसके कारण आप सीए में आते हैं. हाँ, सीए करता क्या है और क्यों आया है सीए में? तो पैसा कमाना है. सिंपल, पैसा कमाना है. ये एक पहला ऑब्जेक्टिव सबका. बेस पॉइंट क्लियर है कि नहीं? कोई है किसी को धर्म कर्म करने का है? कोई है किसी को आना है मैं फ्री टैक्स ऑडिट, फ्री रिटर्न, फ्री? ऐसा तो कोई नहीं है ना. चलो, मतलब अपना एक जगह मैचिंग है, एक जगह अपने थॉट मैच हो सकते हैं. क्योंकि मेरा थॉट बहुत क्लियर है, अपने को कमाना ही है. 100% बहुत क्लियर है इस थॉट पे अपन. और क्या करता है सीए? व्हाई यू वांट टू बी सीए? देखिए, मैं एक बहुत स्पेसिफिक रीजन की वजह से ये पूछ रहा हूँ. सिर्फ डिटर्मिनेशन से कुछ नहीं होता. देयर आर 2D. फर्स्ट इज डिजायर एंड सेकेंड इज डर. ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए. पूछो कैसे? एक छोटी सी बात बताता हूँ.
आदमी कब ज्यादा मेहनत करेगा आप सोच के बताना। तो एक चूहा था, इस चूहे को एक बिल में डाला गया। इमेजिन योरसेल्फ एज चूहा। चूहा दिख रहा है, क्या है वो? कॉकरोच है? नहीं नहीं, अज्यूम दिस इज चूहा, ठीक है, अज्यूम दिस इज चूहा ना। इमेजिन हमने इसको एक बॉक्स में डाला, यहाँ पे इस तरीके के दो फनल बनाए, इस तरीके के दो फनल बनाए और इसकी पूंछ को इस फनल से बांध दिया, ठीक। अब आप सोच के देखिए, यहां से हमने चीज का स्मेल छोड़ा, आपके हिसाब से चूहा क्या करेगा? सोच समझ के बताना। यहां से चीज का खुशबू छोड़ा हमने, क्या करेगा ये चूहा? और आगे जाएगा, भागने की कोशिश करेगा, स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा, हाँ या ना? दिस इज कॉल्ड एज डिजायर। जो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत कुछ है, तो सीए क्या करता है? बोले हाँ चलो रिस्पेक्ट है सोसाइटी के अंदर में, रिस्पेक्ट। दूसरा क्या है? मनी। तीसरा, सर लड़की अच्छी मिलती है, लड़का चांगला भेटतो सर, ऐसा कुछ नहीं, ये होता है रहता है जेन्युइनली। कई बार तो साथ में ही पढ़ने वाली रहती है। अब मेरे केस में देख लो, मेरी जो धर्म वाली पत्नी है, आई मीन टू से मेरी जो धर्म वाली पत्नी है वो भी सी है। हम लोग साथ में क्लासमेट थे, फिर नक्षत्र जुड़ गए, बैलेंस शीट टैली होने की जगह हमारा कुछ टैली हो गया। तो वो भी सी है, मैं भी सी हूँ, दोनों सी हैं हम, ठीक है। ये डिजायर जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब चूहा भागने की कोशिश करेगा, हाँ या हाँ? हाँ या हाँ? अब यहां से डॉग की खुशबू छोड़ी, अब बताओ क्या होगा? यहां से बिल्ली, डॉग, इनकी खुशबू छोड़ी, अब क्या होगा ये बताओ? भागेगा। पर आप सोच के देखो, ये हुआ डर। ज्यादा तेज काय में भागेगा, डिजायर में या डर में? सिंपल सी बात है, आपके और मेरे साथ भी सेम हुआ तो सेम ही काम होगा। What is more important is not to have a desire. What is more important is to have a fear that ये नहीं हुआ तो क्या होगा। क्यों करना है is the second thing. Yes, नहीं करने से क्या होने वाला है is the first thing. आप ये नहीं करोगे, ऐसा नहीं रहेगा कि तुम खाली बैठ जाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बहुत शायद बेहतरीन करोगे, पर ये तुमको किसी चीज में आगे लेके जाएगा। और ये क्यों इतना फेमस है? सबसे पहले नो डाउट इसके अंदर में रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत मिलती है सर, बहुत। जैसे तुम कैसे को कहते हो ना कि तुम सीए हो, मतलब उस आदमी का आपसे बात करने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता। वो आदमी तुमसे फालतू की बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता रहेगा कि जो तुम बात कर रहे हो ये सामने वाला बहुत ही कैलकुलेटिव आदमी है, ये पहले कैलकुलेशन करेगा और फिर रिप्लाई देगा। दैट इज द रीजन वो आपकी रिस्पेक्ट करता है। सेकेंड, मनी। नाउ व्हाई मनी इज गिवन? सीएस में इतना पैसा क्यों है? अंडरस्टैंड, हमारी एक एडवाइस किसी के लाखों करोड़ों रुपए सालों साल बचाती है। पूछो कैसे? यू ऑल नो धोनी, माही माही भाई, यू ऑल नो किंग कोहली। यस, आरसीबी की बात नहीं कर, किंग कोहली। यस, यू ऑल नो सचिन तेंदुलकर। हु आर दे? क्रिकेटर्स। आज जाना और गूगल करके देखना, दे आर एक्टर्स। माई होल लाइफ इज अ लाई। क्रिकेटर है सर वो, अभी वर्ल्ड कप। ये दिखाने के लिए है, इनकम टैक्स के हिसाब से ये एक्टर है। पूछो कैसे? सबसे पहले ये प्रोविजन चालू करी थी सचिन तेंदुलकर सर ने। सचिन तेंदुलकर सर ने इनकम टैक्स में अपने आप को क्या दिखाया? एक्टर। अब पूछो ऐसा क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल एथलीट थे, इंटरनेशनल एथलीट पे जो टैक्स रेट लगते थे ये बहुत ज्यादा लगते थे, बराबर है। तो इनके सीए ने क्या किया? इट इज नॉट अबाउट सचिन तेंदुलकर, इट इज अबाउट द सीए बिहाइंड हिम। उसने क्या किया? सचिन तेंदुलकर को एक्टर दिखाना चालू किया। इन प्रमोशन टू आर्ट्स जो टैक्स रेट था वो कम था, तो एक ईओ आया, ईओ ने कहा, असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर आया, उसने कहा एक मिनट, मैं खुद बचपन से सचिन को देखते आ रहा हूं, तुम कह रहे हो ये एक्टर है? उन्होंने बोला यस सर, क्रिकेट इज अ पैशन, क्रिकेट इज अ पैशन, वो तो हॉबी के लिए खेलते, कुछ भी
क्रिकेट हॉबी के लिए खेलते हैं सचिन सर, कैसी बातें कर रहे हो तुम, मेरा पूरा परिवार देखते आया है इनको। कहते सर बराबर है, पर अब बात समझिए, एडवर्टीजमेंट से आने वाला रेवेन्यू सचिन का ये है और क्रिकेट से आने वाला रेवेन्यू सचिन का ये है, तो बताइए मेन प्रोफेशन क्या हुआ? एडवर्टीजमेंट। एक्टर को 10% टैक्स रेट कम लगता था एज कंपेयर टू एथलीट, 10% एवरी ईयर। सोच के देखिए सचिन सर की इनकम को इमेजिन करते हुए कि साल भर में कितना बचाया और ऐसे कितने सालों से बचाया। एक एडवाइस कैन चेंज योर लाइफ। और हमें 3 साल ट्रेन ही इसी के लिए किया जाता है कि हमें एक्स वाई और जेड तीनों सिचुएशन बताई जाती है और यह भी बताया गया जाता है कि ये एक्स वाई जेड नहीं है तो उसका क्या सोल्यूशन है। हमें लॉस पढ़ना तो सिखाया जाता है, इसको तोड़ना, प्लानिंग करना भी सिखाया जाता है कि भैया ये इतने तरीके से टूट सकता है या इतने तरीके से सेम चीज को इंटरप्रेट किया जा सकता है, और यही इस कोर्स में आपको आगे मदद देती है। लेट मी गिव यू एन अनदर एग्जांपल। किटकैट, हाउ यू ईट अ किटकैट? किटकैट लेते, खोलते, बीच में से कट कर देते, याद आ रहा है? हैव अ किटकैट ब्रेक। व्हाट इज किटकैट? इज इट अ चॉकलेट? यस, इट्स अ वेफर। अब पूछो ये क्या किया? चॉकलेट पे जो टैक्सेस थे ये हाई थे, जबकि वेफर्स पे एफएमसीजी प्रोडक्ट बोल करके इस पे टैक्स रेट कम थे। किटकैट ने, नेस्ले कंपनी ने कोर्ट के सामने ये प्रूव कर दिया दैट इट इज अ वेफर ऑफ अ चॉकलेट फ्लेवर। आप चॉकलेट फ्लेवर से इमेजिन कर सकते हैं, पर इन्होंने कहा कि ये भैया वेफर है कौन से का? चॉकलेट फ्लेवर का। एंड दैट्स हाउ दे मैनेज टू सेव द टैक्स ऑफ ऑलमोस्ट 20% एवरेजली। सोचिए कितने सालों से किटकैट बिक रहा है, जब से आप पैदा हुए उसके पहले से, मैं मेरे बचपन से खाते आ रहा हूँ, और आज तक के कितना टैक्स सेव किया होगा सिर्फ किटकैट ने। जस्ट वन एडवाइस। अनदर एडवाइस विच वॉज गिवन वॉज टू कोलगेट। इमेजिन कोलगेट हम सब जानते हैं, यस yes? अब कोलगेट में रेवेन्यू बढ़ाना था। कोलगेट का द देन टाइम का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, कोलगेट का द देन टाइम का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था डाबर, यस yes? डाबर, और डाबर से भी पहले बैद्यनाथ, क्योंकि द देन टाइम जो ब्रशिंग होती थी इंडिया में, उंगलियां, समझ रहे हो आप बात? अब कोलगेट आया, कोलगेट आकर के इनको सेल्स बढ़ाना था, तो सेल्स बढ़ाने के लिए क्या, सारे एमबीएस को बुलाया गया, बोले भैया सेल्स बढ़ाना है। एमबीएस वालों ने बोला एडवर्टीजमेंट करो, किसी सेलिब्रिटी को लेकर के आओ, बादल बरसा बिचौली सावन को पानी, किसी सेलिब्रिटी को लेकर के आओ, विषय खत्म, एडवर्टीजमेंट कर दो, मैटर ओवर। तो द देन टाइम सेलिब्रिटी को इन्वॉल्व किया गया, बोले भैया सेलिब्रिटी को लेकर के आओ। इन्होंने सेलिब्रिटी को लाया, सेलिब्रिटी को व्हाइट कलर का वो क्राउन बनाया, उनको बोला कि भैया चलो एडवर्टीजमेंट करो। लोगों ने एडवर्टीजमेंट किया, मतलब जो क्राइम पेट्रोल पे आ रहे हैं वो एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं कोलगेट का। देखा है आपने कभी? जो क्राइम पेट्रोल पे आते, क्रिमिनल बन के वो कोलगेट का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, बोले ब्रश ट्वाइस। अब आपने ब्रश ट्वाइस तो बोल दिया, अब सेल्स कैसे बढ़े? फिर मैटर कंसर्न आया, बोले और सेल्स बढ़ाना है, सेल्स बढ़ाए तो बढ़ाए कैसे? अब ऐसा तो कर नहीं सकते ब्रश थ्राइस, इंडिया तो 2 बार ना करे, लड़के तो 1 बार ना करे, बात समझना। लड़कियां तो भी 2 बार कर लेती होगी दिन में, लड़कों का तो वो भी विषय खत्म है, बराबर है? नहाने का ही इतना बड़ा इशू है, ब्रश तो बहुत दूर की बात है हमारे केस में। लड़कों का रहता है थोड़ा जैसा, मतलब समझ रहे हो ना, हम लोग पानी वेस्ट नहीं करते ज़्यादा, नहाने से कोई तकलीफ नहीं है, पानी वेस्ट नहीं करना है। अब पॉइंट बताइए क्या एडवाइस दिया होगा? सर एडवाइस सुन करके आपका दिमाग हिल जाएगा। इट वॉज एडवाइस गिवन बाय प्रोफेशनल। उन्होंने कहा सर द ट्यूब जहाँ से वो पेस्ट बाहर आता है उसका जो होल साइज है उसको इंक्रीज कर दीजिए। तो सब हंसने लग गए, बोले इससे क्या होगा? उन्होंने बोला सर पर यूनिट कंजम्पशन बढ़ जाएगा। जब पर यूनिट कंजम्पशन बढ़ जाएगा, पेस्ट ऐसी चीज है जो बाहर आ गई तो अंदर नहीं जा सकती, बात समझना, उसको दूसरे को ही देना पड़ता है, हाँ ये ले, ये थोड़ा सा तू लगा, बात समझना। जब पर यूनिट कंजम्पशन बढ़ जाएगा तो पर यूनिट सेल बढ़ जाएगा, एंड दैट वाज द रीजन द कोलगेट हैज इंक्रीज्ड मल्टीफोल्ड सेल्स, मल्टीफोल्ड सेल्स, एंड दैट इज द रीजन यू हैव गॉट पेड सो मच। सर मिनिमम पे पैकेज कितना है सीए को? लास्ट की अगर मैं बात करूं, लास्ट के अंदर में कैंपस प्लेसमेंट में एनी कंपनी विच वाज ऑफरिंग लेस देन 9 लाख वाज नॉट एक्सेप्टेड।
मतलब द मिनिमम पे पैक, तुम सोच रहे होंगे 5 लाख पर मंथ मिलेगा, गलत बात, फालतू की बात है। 9 लाख जा चुका है क्राइटेरिया। महंगाई बढ़ रही है, हमें भी तो बढ़ना होगा ना लाइफ में, बात समझ रहे हो, हमारे भी तो खर्चे पानी, घर बार, हम बीवी बच्चे सब है ना हमारे को भी, तो 9 लाख का पैकेज है। एंड सर डज अटेम्प्ट मैटर्स, ये बहुत सारे सवाल है जो पहले दिन आते हैं जब इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं। सर डज अटेम्प्ट मैटर्स, दस परसेंटेज ऑफ 12th मैटर्स, ये बहुत सारी चीज़ें आती है। ऐसे बहुत सारे किस्से मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ सीए के एडवाइस ने बहुत कुछ चेंज कर दिया। सर डज अटेम्प्ट मैटर्स, आपके हिसाब से पहले तो ये वर्ड से आपको वाकिफ करा दूं, अटेम्प्ट, पहला जो तुम देते हो वो एग्जाम ही होता है, उसमें फेल हो गए तो उसे अटेम्प्ट कहते हैं, तो पहले वाले को हम कभी अटेम्प्ट नहीं कहते। दूसरी बात, सीएस में कभी भी रैगिंग नहीं होती। पूछो क्यों, पूछो ना क्यों, कब तुम्हारा जूनियर तुम्हारा सीनियर बन जाएगा पता नहीं चलता। जहां तुम्हारा एक अटेम्प्ट लगा और दूसरा क्लियर हुआ वो तुम्हारा सीनियर हो गया। हमारे यहाँ रैगिंग वैगिंग कुछ नहीं होती। दूसरी बात, सर डज अटेम्प्ट मैटर्स, तुम्हारे हिसाब से क्या क्या सुना है तुमने, कुछ मिथ सुना है, मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट देने चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ सुना है कभी तुमने, हाँ या ना? डज अटेम्प्ट मैटर्स, द आंसर इज नो। पूछो क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने, 2, भाई साहब 2 अटेम्प्ट लग चुके हैं बाकायदा, इंटर में भी फाइनल में भी। सर तो फिर क्या है ना, अपन यहाँ खड़े, कोई फर्क पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो सर मतलब अटेम्प्ट से कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ, आई जस्ट ड्राइव लैंड रोवर, गरीब आदमी हूँ छोटा सा, आई जस्ट ड्राइव लैंड रोवर, आई हैव अ लैंड रोवर डिस्कवरी, तो कितना बड़ा फर्क पड़ गया, आंसर इज 0। देखिए एक चीज समझिए, नॉट जस्ट इन सीए, beat any course, there is only one thing which is required, is a skill set. If you know that you have a proper skill set and you know where is your strength is, काम खत्म। It will never matter कि इसमें कितने अटेम्प्ट लगे, ये बात अलग है कि हमें अटेम्प्ट लगाना ही नहीं है, ये बात दिमाग में रखो कि हाँ वी डोंट वांट टू हैव एन अटेम्प्ट, बट इससे फर्क नहीं पड़ जाएगा कि तुम्हें अटेम्प्ट लगा। समझ में आ रही बात? तो ये तो दिमाग से निकाल ही देना, दिमाग में एक चीज पहले दिन से लगा के रखना, और वो है कि भैया मेरे को पास होना है इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सेकंड, सर हम क्या क्या कर सकते हैं सीए बनने के बाद? सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हो वो है प्रैक्टिस। क्या कर सकते हो बेटा? प्रैक्टिस। दूसरी चीज जो है वो तुम क्या कर सकते हो? जॉब। तीसरी चीज जो है वो तुम क्या कर सकते हो? एक्टिंग। चौथी चीज जो है वो तुम क्या कर सकते हो? बिजनेस। पांचवी चीज जो है तुम क्या कर सकते हो? पॉलिटिक्स। राघव चड्डा, आदित्य बिरला, पोपट लाल फ्रॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मेनी पीपल हु आर डूइंग जॉब, मेनी पीपल हु आर डूइंग प्रैक्टिस, विजू भैया। समझ में आ रही बात? सर और हम क्या कर सकते? कुछ नहीं, बीइंग अ यूट्यूब, बी अ यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर, be a YouTuber, content creator. This degree gives you the power to do anything you want. This degree gives you the power to do anything you want because you understand the whole gimmicks of business, how things run. And everything is related to finance. Come on, understand my friend, everything is related to finance. And you get to the core of money, how it is earned. And that's why you will get everyone in the field. Then stock market, late Shri Dash was a chartered accountant. Big Bull, Rakesh Jhunjhunwala. You getting the point? आप अगर देखोगे ऑलमोस्ट एवरीवेयर वी आर प्रेजेंट। इससे ज्यादा क्या बोलूं, शार्क टैंक के 3 होस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है। समझ में आ रही है? शार्क टैंक में 3 लोग सीए है जो वहां पे बैठे हैं। तो यू हैव गॉट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, यू हैव गॉट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, करना क्या है वो तुम पे डिपेंडेंट है। करना क्या है इस बात का मैटर है।
आज एक चीज मेरे हिसाब से जरूर ढूंढना, करना क्यों है। रिस्पेक्ट और मनी तुम बहुत जगह से कमा सकते हो, यू नीड टू फाइंड अ पर्पस, मेरे को ये करना क्यों है, इससे मेरे को एडिशनली क्या मिलने वाला है। समझ में आ रही बात, ये एक चीज जरूर। एंड आज का लास्ट कंसेप्ट, सर मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है, व्हाट इज द की थिंग आई शुड रिमेंबर। एकदम रामबाण इलाज दे दो तुमको, तुम 300 प्लस स्कोर करोगे, कितना 300 प्लस, 400 में से 300 प्लस स्कोर करोगे, मेरी बस एक बात को मान लेना, 3 थिंग्स जो तुमको कंपल्सरीली फॉलो करनी है। पॉइंट नंबर 1, बी रेगुलर। आंधी आए, तूफान आए या अंबर फट जाए, तुमको रेगुलर क्लास में आना है। 104 डिग्री का बुखार भी है तो चुपचाप आके बैठने का, कोई भी लेक्चर, कुछ भी कंटेंट, कितना भी बोर हो, चुपचाप आके अटेंड करने का। कब किधर से कौन सा पॉइंट कहाँ स्ट्राइक करेगा ये तुमको नहीं पता। तो 300 प्लस लाने हैं, पहला क्राइटेरिया रेगुलर अटेंड होना चाहिए। दूसरा, डेली रिवीजन। आज पकाया आज ही खा, तेरे 3 रिवीजन हो जाते। पहला, क्लास के साथ ही पढ़ ले। दूसरा, क्लास खत्म होते ही आज ही जाके जितना पढ़ा है बस उतना पढ़, जितना पढ़ा है, क्योंकि ये जैसे ही पाइलअप होना शुरू होगा ना, तुम कभी कवर नहीं कर पाओगे पिछला। तो 1 घंटा यहीं बैठना पूरे क्लास खत्म होने के बाद, और यहीं रिवीजन करना। गेटिंग द पॉइंट। तीसरा, ऑल टेस्ट। जितना भी पढ़ा हो, भले ही एक क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, पर आपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। इससे तुम्हारा फियर ऑफ एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा। मैं आपको 4 बच्चे ऐसे बता रहा हूँ, 12th में 95% पिछले बैच के पेपर देने गए, इतने एनेक्शियस हो गए कि पेपर ही छोड़ के आ गए। 12th में 95% वाले बच्चे से ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि तुम पेपर देने जाओ और तुम इतने एनेक्शियस हो जाओ कि पेपर ही ना दो। ऐसा नहीं है उनमें नॉलेज की कमी है, पर कभी पेपर दिया ही नहीं तो पता ही नहीं पेपर दिखता कैसे है। इमेजिन आप विदाउट नेट प्रैक्टिस के वर्ल्ड कप खेलने जा सकते हो क्या? द आंसर इज नो। देन हाउ कैन यू अटेम्प्ट ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन विदाउट एनी प्रैक्टिस? तो दिस इज द 3 सिंपल स्टेप्स। ये 3 स्टेप्स को आप फॉलो कर दो, मैं लिख के देता हूं, तुम 300 प्लस लेके आते हो। डेली जितना पढ़ा है उतना पढ़ना है, रोज क्लास अटेंड करनी है, और एक भी टेस्ट को छोड़ना नहीं है, भले एक ही एमसीक्यू सॉल्व करो। इज दैट डन? यस। तो आज मैंने आपको पूरा बेस बताया, सीए का बेस बताया, क्या होता है क्या नहीं है वो बताया। मिलूं आपसे कल, बाय बोलो बच्चों।